नमस्कार, न्यायालय पे दहला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर से, जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी है। राज्यपाल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया है, यह खबर इस वक्त मिल रही है। महबूबा मुफ्ती कल जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर। इस बीच सज्जाद लोन ने कहना शुरू कर दिया कि वो भी दावा पेश कर रहे हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश करेंगे वो। लेकिन अब बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया गया है। राज्यपाल ने यह फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग की जाती है और इसका सीधा सीधा मतलब ये कि अब किसी भी पार्टी के पास यह विकल्प मौजूद नहीं है कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करे। सत्यपाल मलिक जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है। ऐसे में सियासी सवाल उठेंगे कि आखिर क्या राज्यपाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को सरकार बनाने से रोकने के लिए यह फैसला लिया? क्या यह केंद्र के इशारे पर हुआ? ये तमाम सियासी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर बीजेपी सज्जाद लोन के साथ जाती भी तो सवाल उठ रहे थे कि उनके पास जो जादुई आंकड़ा है 44 का, वो कहां से आएगा, और अगर वो नंबर नहीं था तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को सरकार बनाने से रोक पाना मुश्किल था। और इसलिए यह खबर बहुत बड़ी हो जाती है कि राज्यपाल ने बिल्कुल पहले, मतलब कल सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता, उससे ऐन पहले आज यह फैसला ले लिया कि विधानसभा भंग की जाती है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा हुआ है जून के महीने से, जब पीडीपी और बीजेपी सरकार से अलग हो गए थे। वहां पर सरकार गिर गई थी और तब से वहां पर राज्यपाल शासन लगा हुआ था। लेकिन अब अचानक नवंबर के महीने में राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी है। जब पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा था, तभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह मांग की थी कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, वरना हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, खरीद फरोख्त का खतरा है। अजय जांडियाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, विधानसभा को भंग करने का यह फैसला क्यों लिया गया है? राज्यपाल ने क्या कहते हुए यह फैसला लिया है? देखिए सुशांत, ये होना ही था, क्योंकि केंद्र को और स्टेट बीजेपी को ये सूट नहीं करता था। अगर आपको याद हो तो राज्यपाल जो है, जब राज्यपाल यहां शासन लगा था, राज्यपाल सत्यपाल मलिक आए थे, उसके बाद से बीजेपी के कई नेताओं को सुना जाता था कि राज्यपाल हमारे अपने हैं। राज्यपाल खुद कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के सिवाय यहां और किसी की नहीं चलती, उनकी मैं किसी की सुनता नहीं हूं। और अब ये जो मेजर डेवलपमेंट पिछले 12 घंटे में हुई, पहले पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जो है क्लेम करती हैं, और महबूबा मुफ्ती जो है वो लेटर ट्वीट करती हैं कि वो फैक्स करना चाहती हैं मगर पहुंच नहीं पा रही, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो नहीं पा रही। तो साफ हो गया था कि उनकी लेटर जो है राजभवन में नहीं पहुंची है। और उसी के ठीक साथ साथ जो है सज्जाद लोन ये ट्वीट करते हैं, लेटर लिखते हैं कि उन्होंने गवर्नर से बात कर ली है और इसीलिए वो चिट्ठी भेज रहे हैं। बीजेपी के नेता उनके साथ हैं, बीजेपी के उनके 25 विधायक उनके साथ हैं, इसके अलावा 18 विधायक पीडीपी के अलग जो जीते हुए विधायक हैं वो उनके साथ हैं। और ये लेटर आती है और ठीक ही कुछ मिनट के बाद राज्यपाल जो है वो घोषणा करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, हमारे साथ सुभाष कश्यप जुड़ रहे हैं, संविधान विशेषज्ञ। सुभाष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो राज्यपाल ने फैसला लिया है विधानसभा भंग करने का, क्या ये संवैधानिक तौर पर सही बैठता है? क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? देखिए, ये राज्यपाल के अपने विवेक पर निर्भर है। अगर उनको लगे कि कोई भी स्टेबल सरकार नहीं बन सकती या किसी भी नेता को सदन के अंदर बहुमत का समर्थन प्राप्त होने की संभावना नहीं है, तो वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते। लेकिन सुभाष जी, क्या ये सवाल नहीं उठेंगे कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि उनके पास नंबर है और बिना उनकी लिस्ट देखे राज्यपाल ये फैसला ले लेते हैं विधानसभा को भंग करने का, तो क्या इसके पीछे सियासी कारण है? इसको लेकर सवाल नहीं उठेंगे? नहीं, सवाल इसलिए नहीं उठने चाहिए कि अभी तक राज्यपाल के पास उन्होंने बहुमत का कोई दावा पेश नहीं किया। किसी ने अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद ऐसा हो, लेकिन अटकलों के क्षेत्र में था, वो कल्पना के क्षेत्र में था, हाइपोथेटिकल था।
अभी तक जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, मैं दिल्ली से बाहर हूं, लेकिन जितनी मुझे सूचना है उसके हिसाब से किसी ने भी राज्यपाल के पास जाकर बहुमत का दावा नहीं किया था। और अगर राज्यपाल को लगता है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वहां स्टेबल सरकार बना सके कोई भी, तो वो गठन कर सकते हैं। और दिसंबर में तो टर्म भी खत्म होने वाला है जी। असेंबली का, वैसे भी असेंबली का नहीं, इसका गवर्नर्स रूल का टर्म खत्म होने वाला है दिसंबर में। तो उससे पहले निर्णय जरूरी था कि वो राष्ट्रपति शासन लागू हो या तो उसका विघटन हो। सुभाष जी, क्या राज्यपाल का ये फैसला किसी भी तरीके से कानूनी तौर पर इसे चैलेंज किया जा सकता है अदालत में, ये कहते हुए कि अगर जून से राज्यपाल शासन लगा था तो नवंबर के महीने में राज्यपाल को क्यों लगा कि किसी के पास सरकार बनाने की स्थिति नहीं है और विधानसभा भंग होनी चाहिए? नहीं, वो तो ये भी कह सकते हैं कि इतने महीने उन्होंने इंतजार किया और कोई भी बहुमत का दावा पेश नहीं कर सका। तो ये भी कहा जा सकता है। कानूनी तौर पर तो राज्यपाल अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं, अब उन्हें अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा रहे, कोई गैर कानूनी काम या गैर संवैधानिक काम नहीं कर। ठीक है सर, हमने कई बार अदालत को यह कहते हुए सुना है कि मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला उन्होंने लिया कि मीडिया में यह कहा गया, तो अदालतों में भी उसका जिक्र होता है कि मीडिया में हमने ये पढ़ा, ये देखा, ये सुना। अगर राज्यपाल तक भी यह खबर पहुंच रही होगी कि पीडीपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर रही हैं कि मैं राज्यपाल को फैक्स कर रही हूं लेकिन फैक्स रिसीव नहीं हो रहा, सज्जाद लोन कह रहे हैं कि मैं भी दावा पेश कर रहा हूं, क्या इसके ठीक पहले राज्यपाल अगर यह निर्णय लेते हैं तो यह संवैधानिक तौर पर ठीक बैठेगा कि उनके पास ये आने वाले लोग थे लेकिन उन्होंने विधानसभा भंग कर दी? देखिए, संविधान अटकलों के आधार पर किसी को अधिकार क्षेत्र नहीं देता। अटकलों के आधार पर संविधान कोई निर्णय नहीं देता और ये अटकलें चल रही थी, लेकिन कोई भी पक्का दावा राज्यपाल के पास नहीं पहुंचा था। जी, तो ऐसे में क्या ये मामला आपको लगता है कि अदालत तक तो जाएगा, क्योंकि सियासत को लेकर सवाल तो उठेंगे? जा सकता है। देखिए, अदालत के दरवाजे तो खुले रहते हैं, अदालत में कोई भी जा सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अदालत इस मामले में एंटरटेन करेगी, और अगर एंटरटेन भी करती है तो कोई ऐसा निर्णय दे पाएगी जो इसके विरुद्ध हो, क्योंकि कोई कानूनी तौर पर अनियमितता हुई हो ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या राज्यपाल ये भी आधार बता सकते हैं कि उनको अगर इस बात की गुंजाइश लगे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है या खरीद फरोख्त हो सकती है और इसको आधार बनाकर भी विधानसभा भंग कर सकते हैं राज्यपाल? नहीं, जैसा मैंने निवेदन किया, अगर राज्यपाल ये आश्वस्त हो जाएं, अगर राज्यपाल को ये विश्वास हो जाए कि कोई स्टेबल सरकार नहीं बन सकती तो वो विघटन कर सकते हैं। तो राज्यपाल ने अपने विवेक में ये निर्णय किया होगा कि कोई भी मजबूत सरकार बनने की संभावना नहीं है, और कोई भी सरकार बनाने की कोशिश करता है तो वो हॉर्स ट्रेडिंग के बेसिस पर ही होगी, और ऐसी सरकार चल नहीं सकती ज्यादा। जी, सुभाष जी बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी बांटने के लिए। सुभाष कश्यप, संविधान विशेषज्ञ, ये कह रहे हैं कि राज्यपाल ने जो भी निर्णय लिया है, सत्यपाल मलिक ने, वो कानूनी दायरे से, संविधान के दायरे में रहते हुए लिया है, क्योंकि उनके पास किसी ने अब तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था। लेकिन इसको लेकर सियासी तूफान जरूर आएगा। अजय जांडियाल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, कानूनी तौर पर अगर मामला अदालत भी पहुंचा तो संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप कह रहे हैं कि वहां राज्यपाल को गलत नहीं ठहराया जा सकेगा, लेकिन इसको लेकर सियासी तूफान तो वहां आएगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि वो फैक्स कर रही थी कि मेरे पास नंबर्स है, लेकिन वो फैक्स राज्यपाल भवन में रिसीव ही नहीं हो रहा था। सुशांत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति अब इस मुद्दे पे भी चमकेगी, जो है वो की जाएगी। वजह बड़ी साफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस मिलकर
बात कर रहे थे कि 370 और 35A के मुद्दे पर हम इकट्ठा हो गए हैं और हम सरकार बना रहे हैं। यही चीज जो है वो इसी चीज को लेकर वो सरकार बनाने की बात गवर्नर से जो है वो चिट्ठी लेकर उन्होंने की थी। मगर आपको बता दूं, हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े दिग्गज नेता हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास 1 पॉइंट एजेंडा हमारा ये था कि जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए। मगर वो भंग नहीं हो रही थी, बीजेपी ये नहीं चाहती थी, राज्यपाल वो कर नहीं रहे थे। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम हाथ मिलाएं, हम जाएं, सरकार बनाने की बात करें, या तो हमें सरकार बनाने दें। अगर सरकार नहीं बनाने दी जाएगी तो दूसरा ऑप्शन राज्यपाल के पास जो है वो डिसॉल्व, असेंबली डिसॉल्व करने के अलावा जो है दूसरा नहीं बचेगा। और वो सही हुआ। एक प्रेशर टैक्टिक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की तरफ से था और यही वो हुआ। राज्यपाल के पास जब चिट्ठी पहुंची, चिट्ठी पहुंच नहीं पाई, फैक्स मिल नहीं रहा था, बात हो नहीं पा रही थी और महबूबा मुफ्ती ट्वीट करती हैं। वहीं सजाद लोन की बात हो चुकी है और वो चिट्ठी भेज रहे हैं कि हमने समर्थन जो है मिल गया है, हम सरकार बनाएंगे। और मगर राज्यपाल के पास प्रेरोगेटिव, क्योंकि 5 महीने के समय हो चुका है, 5 महीने से राज्यपाल शासन है और यहां सरकार बनाने का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने क्लेम नहीं किया। ऐसे में उनके पास, राज्यपाल के पास बिल्कुल उनके प्रेरोगेटिव है, वो जब चाहें इस असेंबली को, इस विधानसभा को भंग कर सकते थे और वही उन्होंने किया भी। और पीडीपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की जो प्रेशर टैक्टिक से कहूंगा जो थी वो कामयाब हो गई है और ये विधानसभा भंग हो गई है। अब समय पर जो है अब देखना ये होगा कि अब जो चुनाव होने हैं वो कब होते हैं। क्या ये पार्लियामेंट के साथ चुनाव हो जाते हैं? क्योंकि आपको बता दूं, बीजेपी को ये गवारा है कि ये जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव वो जो है वो पार्लियामेंट के साथ हो जाए, 2019 के पार्लियामेंट चुनावों के साथ। इससे सीधे तौर पर बीजेपी को इसका फायदा मिलता है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में और कांग्रेस जो है उसको ये लगता है कि अगर चुनाव होंगे तो कश्मीर में, क्योंकि 12 और 15 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लेकर बैठी है 2014 के चुनावों में विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं इससे ऊपर जाने की उनको उम्मीद है। क्योंकि पीडीपी और जब बीजेपी का गठबंधन हुआ था तो नॉर्थ पोल साउथ पोल का गठबंधन इसे कहा जा रहा था और इसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को यह लगता है कि यहां वो आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। इसीलिए वो बार बार यहां पर विधानसभा को भंग करके यहां चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, फ्रेश इलेक्शन की बात कर रहे थे। वहीं पीडीपी और बीजेपी के लिए देखना होगा, क्योंकि पीडीपी को कभी 28 सीटें नहीं मिली, ना ही कभी जो है आने वाले पीछे अगर समय देखें तो बीजेपी को कभी 25 सीटें जम्मू कश्मीर में मिली थी। अब सीधे तौर पर आने वाले चुनावों पे बड़ी अहम बात रहेगी कि आखिरकार ये चुनाव जो होंगे उसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से उसको फायदा होता है। मगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने गठबंधन का एक जो चिट्ठी राज्यपाल को लिखी है, इससे सीधे तौर पे तीनों का जो वोटर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जम्मू कश्मीर का जो वोटर है वो उनको कंफ्यूज जरूर कर गई है। बीजेपी उससे काफी खुश है। जो बीजेपी के सूत्रों से बात हुई, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, उनका कहना है कि सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पीडीपी और कांग्रेस के गठबंधन, इन सबके गठबंधन को लेकर बीजेपी जो है वो लोगों तक जाएगी। जो हमारी अभी बात हुई है बीजेपी के नेताओं से, उनका कहना है कि वो सीधे तौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से जो पीडीपी पे इल्जाम जब लगाया गया था सरकार से बाहर निकलने से पहले, वो ये लगाया गया था कि ये एंटी नेशनल पार्टी है। ये वो लोग हैं जो लगातार हमें 370 को हटाने को लेकर आड़े आ रहे हैं, 35A के मुद्दे पर आ रहे हैं। अजय, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, इस पे पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे हैं। थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि राज्यपाल भवन में फैक्स मशीन नहीं लगनी चाहिए, वहां पर फैक्स नहीं जा रहा। अब वो कह रहे हैं कि अचानक से ये फैसला हो गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि राज्यपाल को फोन पर संपर्क करने की भी कोशिश की थी, फोन पर राज्यपाल उपलब्ध नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जताई है इस बात को लेकर। उम्मीद है आप लोग ये सब देख रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके नाराजगी जताई है। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी ट्विटर पर डाली थी कि वो अपने पास समर्थन होने का दावा पेश कर रही हैं और राज्यपाल को फैक्स नहीं जा रहा, इसलिए उम्मीद करती हैं कि राज्यपाल उन्हें बुलाएंगे। लेकिन इसी बीच चूंकि खबर आ गई कि राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी है, तो महबूबा मुफ्ती खासी नाराज है और वो कह रही हैं कि फोन पर भी राज्यपाल उपलब्ध नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने अचानक ये फैसला ले लिया है। उम्मीद है आप लोग ये सब देख रहे होंगे, ये महबूबा मुफ्ती लिख रही हैं। अजय, इस पूरे मामले पर सियासत को अगर देखें, सवाल इस बात को लेकर जरूर उठेंगे कि क्या इतने दिन तक
राज्यपाल की तरफ से बीजेपी को मौका दिया गया कि अगर वो नंबर जुटा सके, और जब ये नहीं हो पाया तो क्या राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने का फैसला ले लिया? ये आरोप तो लगेगा ही लगेगा। और क्या ये मामला अदालत भी जा सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल ये अदालत जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो आपको बताऊं, जब पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा था उसके बाद उमर अब्दुल्ला राज्यपाल से मिले हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस के लोग मिले हैं, बाकी लोग भी मिले हैं, और राज्यपाल की तरफ से जो है ये भी कहा गया था कि क्या अगर कोई सरकार बना सकता है तो वो सामने आए, मगर उस वक्त कोई नहीं आया था और सबने ये कहा था कि विधानसभा को भंग कर देना चाहिए। मगर राज्यपाल के प्रेरोगेटिव ये रहता है, उनके पास ये रहता है कि वो फैसला कर सकेंगे जो मौजूदा असेंबली है वो कब तक चलेगी, क्या अगले आने वाले कितने समय तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में वो नंबर जुटाने में कामयाब हो सकती है या नहीं, ये उनके प्रेरोगेटिव होता है। मगर उनके प्रेरोगेटिव ये भी होता है कि वो जब चाहें आने वाले समय में, क्योंकि गवर्नर रूल है, उस समय वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। मगर ये क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर एक प्लान किया था। मैं आपको बताऊं, मेरी जैसे आपको पहले बताया कि बड़े वरिष्ठ नेताओं से कांग्रेस में, पीडीपी में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारा एक मुख्य मुद्दा तो यही है कि यहां विधानसभा भंग हो जाए, मगर विधानसभा भंग हो नहीं रही थी। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम सरकार बनाने की बात करेंगे। सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को चिट्ठी लिखेंगे और अगर वो सरकार बनाने को मान जाते हैं तो हम सरकार बना लेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो सीधे तौर पे इस को जो है कहीं ना कहीं विधानसभा को उनको भंग करना होगा। ऐसे में एक सवाल ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस सरकार बनाने का दावा साथ में पेश कर सकते हैं, तो अब जबकि अगला स्टेप सिर्फ और सिर्फ चुनाव रह गया है, क्या चुनाव में भी ये पार्टियां साथ लड़ सकती हैं? ये कहते हुए कि बीजेपी को रोकने के लिए उनका साथ आना जरूरी है, क्या ये संभव है? देखिए, ये जो चिट्ठी लिखी गई है राज्यपाल को एक साथ सरकार बनाने को लेकर, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ये तीनों पार्टियां जो हैं वो एक साथ हो सकती हैं। इसके पीछे एक वाजिब वजह ये है क्योंकि ये तीनों पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं इनका आधार जम्मू कश्मीर में पिछले अगर पास्ट का देखें तो बहुत आधार रहा है। बीजेपी जब पावर में है उससे पहले पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अच्छी पकड़ जो है जम्मू और कश्मीर दोनों जगह रही। मगर मोदी वेव जब आई तो यहां पर बीजेपी को 25 सीटें मिली और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म होती चली गई। ये वजह है कि अगर अब ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इन सबको अपनी अपनी सीट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और सीधा इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलता है, और ये इन पार्टीज को सूट नहीं करेगा। अगर 28 सीटें इस वक्त पीडीपी के पास हैं तो 28 सीटों में से कौन सी सीटें हैं जो पीडीपी कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगी, छोड़ना चाहेगी, वो कौन सी सीटें हैं जो 12 हैं अगर कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस जो है 12 से अधिक लड़ना चाहेगी, उन पे किस तरह से वो सारे चीजें मैनेज कर पाएंगे, किस तरह से उनको अपनी सीट शेयर मिल पाएगा, ये देखने वाली बात है। लगता नहीं है ऐसा कुछ हो पाए, मगर अगर एकजुट होकर ये माइंड बनाया जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकना है, मिलकर एक कहीं ना कहीं ब्रॉडर जो आपस में एक इनका बन जाता है, आपस में ये बना सकते हैं कि बड़े लेवल पे गठबंधन करके हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो कहा नहीं जा सकता। मगर अभी तक ऐसे चांसेस नहीं है। अजय, एक चीज और समझाइए कि हाल में जो पंचायत चुनावों में बीजेपी को जीत मिली, क्या उसका मोमेंटम अगर अभी चुनाव होंगे तो बीजेपी के पक्ष में जा सकता है क्या? और क्या बीजेपी ये कह सकती है कि देखिए हमने गवर्नर के जरिए अपरोक्ष तौर पर जो सरकार चलाई वो बेहतर थी जब हम पीडीपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे थे? जी बिल्कुल, ये तो कई बार स्टेट प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं रविंदर रैना वो कह चुके हैं कि राज्यपाल हमारे अपने राज्यपाल हैं, और कहीं ना कहीं लोग जो वोटर है वो बड़ा स्मार्ट है, वो समझता है कि केंद्र जो है, गवर्नर जो है वो सीधे तौर पे केंद्र से जुड़े रहते हैं और केंद्र का हाथ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में रहता है। अगर गवर्नर रूल है तो सीधे तौर पर उनको पता है कि कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा या उस चीज में काम करने की बात ही की जाए तो बेहतर हो सकते हैं। और आपको बता दूं, अगर पिछले 5 महीने की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो ज्यादा संतुष्ट हैं गवर्नर रूल के समय, क्योंकि उनके काम जो हैं वो हो रहे थे। कई लंबे पड़े काम जो है वो यहां पे जो रुके हुए थे वो नहीं हो रहे थे, वो चीजें हो रही हैं, लोग उससे संतुष्ट हैं। जो ऑफिसर्स हैं वो बड़े खुश हैं क्योंकि किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो इसमें नहीं रहता है।
मगर क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, इसीलिए जो पॉलिटिकल सेटअप है यहां पे होगा। आने वाले अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पंचायत चुनावों में डायरेक्ट नहीं रहती हैं, वो आम लोगों का चुनाव है, इसलिए वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का रोल कम है। मगर कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं, उनके जो प्रॉक्सीज होते हैं वो कैंडिडेट होते हैं। मगर अभी जो ताजा हालात हैं मैं आपको बता दूं, उसके मुताबिक जो म्युनिसिपल इलेक्शन यहां पे हुए हैं उस पर सीधे तौर पे बीजेपी को फायदा मिला है। कुल 37 में से 32 जो हैं जो इकाइयां हैं, निकाय इकाइयां यहां पे हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें बीजेपी जो है विजयी रही है। तो सीधे तौर पे इसका फायदा जो है बीजेपी को म्युनिसिपल इलेक्शन में तो मिल चुका है। पंचायत पोल्स में पॉलिटिकल सेटअप जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ती हैं। मगर ये एक पल्स जरूर चेक कर लेंगे वोटर की कि आने वाले पार्लियामेंट में या फिर आने वाले विधानसभा के चुनावों में सीधा कितना फायदा इनको मिलने वाला है। हम चाहेंगे अजय आप हमारे साथ बने रहें। हम दर्शकों के लिए बड़ी खबर फिर से बताना चाहते हैं। सज्जाद लो ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। महबूबा मुफ्ती कह रही थी उनके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग कर दी है। सत्यपाल मलिक जो कि राज्यपाल हैं वहां के, उन्होंने अचानक से यह निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग की जा रही है और अब अगला कदम यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। सेक्शन 53 के तहत विधानसभा भंग की है राज्यपाल ने। और सुभाष कश्यप जो संविधान के जानकार हैं, उनसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, उनका यह कहना कि राज्यपाल का ये प्रेरोगेटिव है, ये उनका अधिकार है कि वो कभी भी ये निर्णय ले सकते हैं विधानसभा भंग करने को लेकर, अगर उनको लगता है कि किसी के पास नंबर नहीं है और किसी ने भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। जून के महीने में बीजेपी और पीडीपी अलग हुए थे सरकार से, तब से वहां पर राज्यपाल शासन लगा हुआ था। कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि विधानसभा भंग कर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 19 दिसंबर को राज्यपाल शासन की अवधि खत्म हो रही थी और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता था, लेकिन उसके ठीक पहले अचानक यह निर्णय राज्यपाल ने लिया है कि विधानसभा भंग कर दी गई है। महबूबा मुफ्ती एक तरफ ट्विटर पर वो चिट्ठी डाल रही थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करना चाहती हैं और उनके पास नंबर है। हमारे साथ पीडीपी के प्रवक्ता रफी मीर जुड़ रहे हैं इस वक्त। रफी मीर साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी है। जी हेलो। हाँ रफी मीर साहब, राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी है, ऐसे में जबकि महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि उनके पास नंबर है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करना चाह रही थी। हमने फैसला किया था डेमोक्रेटिकली, जो इलेक्टेड हमारे एमएलए हैं, अच्छी तादाद हमारे पास थी जो रिक्वायरमेंट थी सरकार बनाने की, और डेमोक्रेटिक सेटअप में जरूरत जो होता है वो इलेक्टेड मेंबर्स की नंबर के मुताबिक सरकार बनती है। एक गवर्नर साहब ने एक तरफा फैसला लिया जो आईनी तौर भी गलत है और डेमोक्रेटिकली भी गलत है। और किसी रियासत जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, यहाँ पे लोगों की सरकार बन जाती तो लोगों के लिए बेहतर हो सकती थी। इसलिए तमाम सेक्युलर पार्टी हम इकट्ठे हो गए थे, बदकिस्मती से ताबीर कर सकते हैं। रफी मीर साहब, ये राज्यपाल का अधिकार है कि वो कभी भी विधानसभा भंग कर सकते हैं, उनको लगे कि कोई भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर रहा, जो कि पिछले 5 महीने में किसी ने नहीं किया था। नहीं, सुनिए बात क्या है, ये उनका अधिकार नहीं कि जो घर पर बैठे फैसला करेंगे। उनको देखना है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेक डाउन है, उसको वो देख सकते हैं। आज कोई ऐसा हाल नहीं था, एक चेंज ऑफ द गवर्नमेंट हो रहा था, गवर्नर टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ रही थी, उसमें कोई रीजन ही नहीं बनता था, कोई आईनी वजह ही नहीं बन रही थी। चाहे हमने 3 महीने लगाए या 6 महीने, पर उन्होंने असेंबली को भंग तो नहीं किया था, असेंबली इनफोर्स थी, इसलिए ये बाइंडिंग थी उन पर। बहरहाल उनको क्या नुकता नजर होगा उस पर मैं कहना नहीं चाहूंगा, बट द फैक्ट रिमेन कि ये कोई जाती मर्जी नहीं, उनको लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात नहीं। रफी मीर साहब, आपके हिसाब से राज्यपाल ने अचानक ये फैसला क्यों लिया? मुझे लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इस वक्त बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, और वो इलेक्शन में है, शायद उनको इससे कोई नुकसान पहुंच सकता था। तो आप ये कह रहे हैं कि राज्यपाल का निर्णय दिल्ली से उनको बोला गया और इसलिए उन्होंने विधानसभा भंग की? तो रहता है, इनका कंसल्टेशन ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। मुझे लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड।
रफी मीर साहब, अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप इस फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे क्या? हमारी जो हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसकी बैठक होगी और आगे के लिए हम ट्राई करेंगे हम इसे करने। तो आप लोग अदालत जाएंगे या आप लोग चुनाव की तैयारी करेंगे? जी, आप लोग अदालत में इस फैसले को चैलेंज करेंगे या चुनाव की तैयारी करेंगे? हम इसको देखेंगे। हमने भी कोई फैसला नहीं हुआ, एक कुछ मिनट पहले ही फैसला हुआ है, देखेंगे के बाद फैसला होगा क्या करना है। रफी मीर साहब, एक बात और बताइए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ आ रहे थे ये कहते हुए कि बीजेपी को रोकना है, ऐसी ताकतों को रोकना है जिससे कश्मीर को नुकसान हो रहा है। क्या ऐसे में अब चुनाव होंगे तो भी क्या आप लोग साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारा अभी ऐसा कोई फैसला नहीं है। ये इट्स टू अर्ली, इलेक्शन में काफी टाइम है। जब भी होगा उसके बाद देख सकते हैं कि अलाइनमेंट क्या होगी, करेंगे, कोई अरेंज करेंगे। अभी उस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफी मीर साहब हमसे बात करने के लिए। पीडीपी के प्रवक्ता रफी मीर, उनका कहना कि राज्यपाल का यह फैसला सियासत से जुड़ा हुआ ज्यादा लगता है। उनका कहना कि संभव है कि दिल्ली से उन्हें निर्देश आया हो और राज्यपाल ने अचानक यह फैसला ले लिया। एक मीटिंग होने वाली है पीडीपी की जिसमें इस बात को लेकर अब चर्चा होगी कि इस पर आगे क्या कदम उठाया जाए। लेकिन बार बार पीडीपी यही कह रही है कि ये जो भी फैसला हुआ है वो तब हुआ है जब वो सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे थे। उनके पास नंबर मौजूद था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहयोग, कांग्रेस का सहयोग उन्हें मिलने जा रहा था, लेकिन गवर्नर ने अचानक से विधानसभा भंग करने का फैसला ले लिया। पीडीपी के प्रवक्ता का यह भी कहना है कि राज्यपाल अकेले घर में बैठे बैठे ऐसे फैसले नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम जो पार्टीज थी उनसे बात करनी चाहिए थी, उनका पक्ष भी सुनना चाहिए था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत गरमाएगी, जैसा मैं पहले ही कह रहा था, क्योंकि जो टाइमिंग है वो बहुत अहम हो जाती है। एक तरफ महबूबा मुफ्ती चिट्ठी ट्विटर पर डाल रही हैं कि ये मैंने चिट्ठी राज्यपाल को फैक्स करने की कोशिश की है, लेकिन राजभवन में कोई भी फैक्स रिसीव नहीं कर रहा। उमर अब्दुल्ला ट्वीट कर रहे हैं कि राज्यपाल में फैक्स मशीन बदल ली जानी चाहिए ताकि वो चिट्ठी वहां पहुंच सके, और इस सारे घटनाक्रम के बीच वहां विधानसभा भंग हो जाती है।